हेलो बच्चा, कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे PYQs ऑफ जेईई मेन 2024 केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और अभी जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो 24 और 23 के लिए हैं, तो वो कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, पोलर मॉलिक्यूल होते क्या हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हमारे पास में जो बॉन्ड बने हैं वो किसी दो एटम के बीच में इस तरीके से बने हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे आपके पास में ये दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है H और H, ये आपके पास में दिया हुआ है H और H। अगर आप H और H के बीच में बॉन्ड ले रहे हो और उस केस में आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों जो आपके मेटल हैं, जो दोनों के दोनों एलिमेंट हैं वो सेम है, तो उस केस में आपके पास में क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। आपके जो दोनों एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल सेम टाइप के होंगे और उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। बट अगर आपको इस तरीके से दिया है कि अगर आपके पास में जो दो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। अब ये मैंने प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा लगा कैसे दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम दो जने हैं, उनके बीच में है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा। पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास में है। क्यों? क्योंकि उसका साइज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। पर वो केवल उसे अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो गेन या लॉस नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास में क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में ना रह के वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा हल्का सा। तो क्लोरीन के पास माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन के पास प्लस डेल्टा आएगा। अब जो तुम्हारे पास में ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये होती है पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, और डाइपोल मूवमेंट हमारे पास में होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी के, जो कि आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे आपको इनके डायग्राम देखने पड़ेंगे, यानी कि इनके स्ट्रक्चर या इनकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, और फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास में कंपाउंड कैसा है। जैसे अगर हम CCl4 की बात करें, अगर हमारे पास में CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक टेट्राहीड्रल कंपाउंड है, टेट्राहीड्रल कंपाउंड है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपके पास में क्या होगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसका हेड होगा और यहाँ पे इसकी टेल होगी, और ये क्या होंगे? ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कंपाउंड की जो पोलैरिटी आएगी वो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो होगा। और अगर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। अगर आप CO2 की बात करते हो तो CO2 का स्ट्रक्चर आपके पास में लीनियर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, कंपाउंड आपका नॉन पोलर हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे आपके पास में सिमेट्रिकल कंपाउंड है, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आपके कंपाउंड में सिमेट्री आ गई है तब भी वो कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिया है CHCl3। अगर आप CHCl3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की तरफ है, ये इसका हेड और ये इसका हेड और ये इसका टेल। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो कैंसल नहीं होगा, वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, और अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तब भी आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल नहीं होगा, और उस केस में जो आपके पास में कंपाउंड होगा वो पोलर कंपाउंड होगा। तो इनमें से आपसे पूछा था कौन सा पोलर कंपाउंड है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि CHCl2 विल बी द पोलर कंपाउंड। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, तभी आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? अगर आपके पास में होल बॉन्ड, मतलब अगर आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में नहीं आ रहा है तो उस केस में उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
तो जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है कि आप इन दोनों का पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो और फिर आप कैलकुलेट करो, वैसे आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करूँ तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बॉन्ड बनाऊँ तो मेरे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड का डबल बॉन्ड ये आया, यहाँ पे अब कार्बन के 6 हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ पे ये आपके पास में 8 पूरे हो गए, तो ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आ गया, ये आ गया आपके पास में 3 हो गया। ऐसे ही आप NO पॉजिटिव का बनाओगे तो नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसने ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, ऑक्सीजन अगेन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका भी आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 3 आएगा, और जो टोटल बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 + 3 6 आएगा। उन्होंने सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर कहा है। अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते कैसे हो, तो पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के आपके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं, 8 14। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, ये आपके पास में आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz। इसमें आप जो ऑक्सीजन वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो लेके चलेंगे, सिग्मा 2pz। इसके बाद में आपके पास में आएगा पाई 2px = पाई 2py। तो आपके यहाँ तक 10 हो चुके हैं, 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में मॉलिक्यूलर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, यानी कि ये आपके पास में आएगा 10 - 4, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 4 हैं तो 6/2 3, इसका भी 3 आएगा। और नाइट्रोजन NO पॉजिटिव का अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसे -1 कर दोगे, ये भी 14 आएगा। इसका आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो भी इसी तरीके से आएगा, 3 + 3 आपके पास में 6 हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहूँ, N2 की बात करूँ, तो N2 में आपके पास में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा। अगर मैं O2 की बात करूँगी, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर मैं H2 की बात करूंगी तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। तो अगर आप इस तरीके से समझ सकते हो तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, डिपेंडिंग के आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में आता है नंबर ऑफ द कंपाउंड विद 1 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम अमंगस्ट। अब इसमें से आपके पास में ये जितने भी कंपाउंड दिए हैं, इन आपको ये बताना है किसके पास एक लोन पेयर है। ये हमेशा ध्यान रखा करके उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 लोन पेयर पूछा है। अब सबसे पहले अगर आप ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे ओजोन 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम पे पूछा है तो सेंट्रल एटम के पास में आपके पास में 1 लोन पेयर आ गया। अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके पास में 2 लोन पेयर आ गए। अगर आप SF4 का बनाते हो तो सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 16 ग्रुप का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आप वहां पे उस तरीके से उसे याद कर सकते हो। सल्फर आपका 16 ग्रुप का है, 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपके 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके 4 बॉन्ड हो गए। इस तरीके से शेप की बात अभी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 1 लोन पेयर। ClF3 क्लोरीन 17 ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो अभी मैं शेप के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूं, मैंने बोला मैं शेप की बात अभी करूंगी आगे। तो ये आपके पास में आ गया 2 लोन पेयर। अमोनिया नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, कितने लोन पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। इसके बाद में BrF5 ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 बॉन्ड बना रहे हैं। मैं वैसे भी कर सकती थी डायरेक्टली, BrF5 है, ब्रोमीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और BrF5 है, 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो 1 लोन पेयर होगा।
तो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5 इसमें से बॉन्ड बना रहे हैं, ये 5 यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपके पास में एक लोन पेयर आ गया, ये आपके पास में आ गया 1 लोन पेयर। XeF4 ज़ेनॉन 18 ग्रुप का है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि कितने लोन पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो 2 लोन पेयर होंगे, यानी कि ये इस तरीके से होगा, ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन। तो अब कितने लोन पेयर वाले कितने हैं, 1 2 1 लोन पेयर वाले 3 एंड ये आपके पास में 4। तो आपके पास में यहां पे आंसर आएगा टोटल मॉलिक्यूल आपके पास में 4 हैं, जिनके पास में आपके पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। इसमें से आपको वो स्पीशीज बतानी है जो कि पैरामैग्नेटिक है और जिनका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है। अब H2 की बात करते हैं। H2 आपके पैरामैग्नेटिक, अब सबसे पहली बात होती क्या है, पैरामैग्नेटिक यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि स्लाइटली अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड में, और स्लाइटली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड में कब हो सकते हैं, जब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उनका जो स्पिन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उस केस में आपके पास में जो कंपाउंड है वो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब H2 की बात करते हैं तो ये आपके पास में सिग्मा 1s2 होगा। अगर मैं He2 की बात करती हूं यहाँ पे, ये आपके पास में आएगा He2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, पर आप कहोगे He2 पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव का मतलब है कि आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपके पास में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 आएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो ये आपके पास में 1/2 आएगा, यानी कि ये भी आपके पास में आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं O2 की। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव का मतलब है 16 होते हैं O2 में, एक कम हो जाएगा 15। अब 15 कर दो और फिर इसी से करते रहना, आगे आपको बार बार दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद में आपके पास में आएगा सिग्मा 2pz2 10 हो गए। इसके बाद में आपके पास में आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ये आपके पास में 14 हो गए। अब वैसे तो अगर आपके पास में 16 होते तो आप करते पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, यहाँ पे एक एक होता, पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ से एक हटा दोगे और आपके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी कि अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक तो है, यानी कि आपका ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, पर इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आएगा हाफ बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 11, यानी कि 11 माइनस 2 एंड 4, 11 माइनस 2 एंड 4, और नहीं 11 माइनस 5, क्योंकि ये एक यहाँ पे भी है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 11 माइनस 5, तो ये आपके पास में 11 में से 5 के बचे 6 को 2 से डिवाइड किया, ये आपके पास में आ गया 3, यानी कि 3 नहीं आना चाहिए, अनपेयर्ड 6 5 11, यस मैंने गलत काउंट किया है कहीं, एक मिनट, तो ये आपके पास में आएगा 2 4 6 8 10, हाँ 10 होना चाहिए था, 10 माइनस 5 5/2, ये आपके पास में आएगा 2.5। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये याद कर लिया है, ठीक है याद कर लिया। कई बार क्या होता है आपके पास एग्जाम में इतनी टेंशन हो जाती है कि भाई आप हो सकता है कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं याद आया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं याद आया, तो होता क्या है फिर आप ना घबराने लग जाते हो, और घबराहट में जो याद करी हुई चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं रहती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना। मैंने नहीं याद किया हुआ कहीं पे भी, मैं जब भी करती हूँ इसे निकाल के करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है करने में, तो आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप याद करके करना चाहते हो, यू कैन डू इट। तो इसमें आपके पास में आ गया 2.5, एंटी बॉन्डिंग में से ये वैसे भी O2 का 2 होता है, एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 आ गया, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है। अब आपके पास में O2 2 नेगेटिव का भी यहीं पे कर लेते हैं। O2 2 नेगेटिव में आपके पास में एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके पास में यहाँ तक का तो पूरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास में अगर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर O2 2 नेगेटिव का अगर आप निकालोगे तो आपके पास में आएगा
हाफ, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपके 10 रहेंगे, पर एंटी बॉन्डिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे O2 2 नेगेटिव, तो ये आपके पास में 2 4 5 6 7 8 और 2 और बढ़ गए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में O2 2 नेगेटिव में ये आपके पास में 2 यहां पे थे, 2 यहां पे थे, 4 5 यहां पे हो गया, 6 यहां पे हो गया और 2 और बढ़ गए, तो 8 हो गया। और 8 में से 10 में से 8 गए बचे 2, 2 में से 1 गए बचे 2, तो ये आपके पास में आ गया 1। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पर ये कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं O2 2 नेगेटिव की बात करूं तो ये आपके पास में यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। यानी कि अभी आपका ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। F2 की बात कर लेते हैं। F2 में आपके पास में 9 2 18, 18 का होगा, तो ये आपके पास में लास्ट में सिग्मा 2pz2 और आ जाएंगे। सिग्मा 2pz तब 2 आ गए, डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसके बाद में N2 2 नेगेटिव की बात करते हैं। N2 2 नेगेटिव आपका, जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास में आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py पहले आएगा और सिग्मा 2pz बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में sp मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 4 हो गए, 7 2 14 होता है, और 14 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हैं। तो पहले हम 14 का कर देते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 का यहाँ पे हो गया। अब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी आ गए, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। पहली बात, कंपाउंड तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो आपके पास में ये वाला तो मैं कैंसिल ही करके चलूंगी, 2 4 6, 6 में से 2 गए बच्चे 4, 4/2 2 आएगा। उन्होंने 1 बॉन्ड ऑर्डर की बात करी है, तो आपके पास में अभी ये भी नहीं है। नियॉन +1, नियॉन +1 का आपके पास में कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपके पास में उससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं B2 की। अगर आप B2 की बात करेंगे तो बोरोन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 2 10, 10 का करते हैं जरा। इसके बाद में आपके पास में सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, और इसके बाद में आपके पास में आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, दोनों में 1 1 होंगे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो आपके पास में, इसको देखो मैं बार बार इसे नहीं करती हूँ, फिर ये कैंसिल हो जाता है 0 0 0 करके। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आएगा हाफ 2 -0, और ये 2/2 ये आपके पास में 1 आ जाएगा। यानी कि ये वाला कंपाउंड आपके पास में पैरामैग्नेटिक भी है और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आ रहा है, तो यानी कि ये आंसर आपके पास में करेक्ट होगा। ठीक है, हीलियम नियॉन का अगर आप करेंगे तो आपके पास में 8 2 नियॉन के कितने होते हैं? नियॉन के पास में आपके पास में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 × 2 20 हो गया, 20 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पे फिर आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। आंसर आपके पास में आएगा 1, ये आपके पास में 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद 0 डाइपोल मूवमेंट अमंग इज। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 है? सबसे पहली बात, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि आपका जो कंपाउंड है अगर वो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल है, ट्राइगनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल है। H2O आपका बेंट है, ये H2O आपका बेंट है। HF तो आपका लीनियर कंपाउंड है, ये फ्लोरीन की तरफ होगा। अमोनिया आपका पिरामिडल है। CO2 आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और SO2 आपका बेंट मॉलिक्यूल है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 किसका होगा? वो मॉलिक्यूल जो कि आपके सिमेट्रिकल हैं उनमें डाइपोल मोमेंट आपका 0 होगा। यानी कि ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 होगा, और इसके बाद में आपके पास में CO2 का भी 0 होगा। अब आपको लगेगा CO2 और SO2 तो सेम लग रहे हैं, पर CO2 आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है, वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा विदाउट लोन पेयर। सल्फर आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके पास एक लोन पेयर है, तो इट बिकम बेंट। और अगर बेंट होगा
तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। तो आपके पास में 3 मॉलिक्यूल हैं CH4, BF3 और CO2 जो कि सिमेट्रिकल हैं। तो इन तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपके पास, इन तीनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो आपके पास में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2-फॉर्माइल हेक्स 4-इन ओइक एसिड। सबसे पहले आपको हेक्स दिया है 3 4 5 6, ये आपके पास में हेक्स आ गया। 4th पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड आ गया। ओइक एसिड है, ओइक एसिड आपके पास में इस तरीके से बनता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर साथ के साथ बनाते चलो। 2nd पोजीशन पे आपके पास में फॉर्माइल ग्रुप है, यानी कि ये आपके पास में फॉर्माइल ग्रुप है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं। पहले कार्बन की आप वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड कर लो। 1 2 1 1 1 2 3। अब आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर आप निकालोगे तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। सिग्मा आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग पे बनता है जब ऑर्बिटल डायरेक्टली एंड टू एंड ओवरलैपिंग करती हैं, और पाई बॉन्ड आपका साइडवेज ओवरलैपिंग पे करता है जब ओवरलैपिंग इस तरीके से आती है। तो अब आपके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो पहले जो पाई बॉन्ड है वो काउंट कर लो। तो पाई बॉन्ड आपके पास में 3 आ गए, ये देखो यहाँ पे आपके पास में 3 पाई बॉन्ड आ गए। ये आपके पास में आ गया 1 2 3, तो टोटल आपके पास में 3 तो पाई बॉन्ड हो गए। देन और टोटल सम पूछा है, पर अभी तो सिग्मा और पाई निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास में आ गया 1 2 3 4, अच्छा एक यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आपके पास में आ गए सिग्मा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 सिग्मा है। टोटल आप काउंट करोगे तो आपके पास में 9 और 9 एंड 3 12, तो ये आपके पास में आएगा 22 बॉन्ड आ गए। टोटल बॉन्ड जो आपके पास में हो गए वो 22 हो गए। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप वैसे भी ना निकालो, तब भी आप टोटल बॉन्ड काउंट कर दोगे तब भी आपके पास में आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो बनता है वो इस बात पे था कि जो बच्चा है वो स्ट्रक्चर बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। इसके बाद में आता है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजनिंग। असर्शन कहता है द pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया में आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपका जो कंपाउंड है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। इन लिक्विड स्टेट अमोनिया मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू द वॉन डर वाल फोर्सेज। कैसे? अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वॉन डर वाल फोर्सेज नहीं होंगे, वहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ तो ये गलत ही हो गया। बट pH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि आपका असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। असर्शन इज करेक्ट एंड आर असर्शन इज नॉट, असर्शन ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो आपके पास में ऑप्शन आएगा डी, ए आपका करेक्ट है और आर इज नॉट करेक्ट। इसके बाद में शेप्स की बात कर लेते हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है शेप बनाने में। BrF3 ब्रोमीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ब्रोमीन, अच्छा मैं तो इसे बिना शेप बनाए भी कर लूंगी अगर आप देखना चाहो तो। ब्रोमीन में आपके पास में 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 में से 5 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि आपके पास में 5 बॉन्ड पेयर हो गए, और 5 बॉन्ड पेयर हो गए तो आपके पास में 1 लोन पेयर आएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 लोन पेयर। टोटल पेयर कितने हो गए? 6 पेयर हो गए। टोटल पेयर आपके पास में आ गए 6, ठीक है। एक लोन पेयर तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर की फॉर्म में आ गया, टोटल 6 हो गए। 6 में से 5 बॉन्ड बना रहे हैं और एक खाली है, पर जब आपके पास में टोटल पेयर 6 होते हैं तो उसकी जो आपके पास में टोटल पेयर के साथ में जो आपके पास में ज्योमेट्री आती है और शेप आती है, उन दोनों चीजों में फर्क है। इसे आप टोटल पेयर शेप बोलते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप भी बोलते हैं। टोटल पेयर के अकॉर्डिंग आपका जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, यानी कि आपके पास में जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था।
टोटल पेयर 6, तो आपका जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था। ऑक्टाहेड्रल आपके पास में किस तरीके से होते हैं, ये आपके पास में ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर हो गया, तो आप यहां से इसे हटा दो और यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दो, तो कंपाउंड की शेप आपको दिख रही है, ये आपका स्क्वायर बन गया और ये पिरामिड बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि ये वाला कंपाउंड आपका स्क्वायर पिरामिडल है। H2O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि H2O के केस में मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 6 थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल है, ये इसकी टेट्राहेड्रल है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास में 4 पेयर हैं, ये ज्योमेट्री है, पर इसकी शेप क्या होगी, शेप आपकी हो जाएगी बेंट शेप, कंपाउंड विल बी बेंट शेप। तो ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है, तो ये आपके पास में आ गया बेंट। अब Cl(F3) की बात करते हैं, 7 हैं, 7 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 4 बचे, तो 2 लोन पेयर हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे करूं तो Cl(F3) में आप में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, टोटल कितने हो गए, 5 पेयर हो गए, टोटल पेयर 5 हो गए, 5 हो गए, तो आपका जो कंपाउंड है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। और इसमें भी जो ट्राइगोनल वाले कंपाउंड है, यानी कि जो आपके इक्वेटोरियल पे जो कंपाउंड है वो छोटे, जो उनकी बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होगी, एक्सियल वाले लंबे होंगे, क्योंकि एक्सियल में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके पास में फास्फोरस है, फास्फोरस में ये जो 3 बॉन्ड हैं ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और ये आपके 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। बाकी ये वाले जो 2 बॉन्ड हैं ये एक्सियल होते हैं और ये आपके 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि ये आपके एक्सियल हैं और ये आपके इक्वेटोरियल हैं। अब इक्वेटोरियल जो है, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री का एंगल है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो लेस रिपल्शन होता है, ये स्मॉलर होते हैं। द बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर, और जो आपके एक्सियल हैं वो लार्जर होंगे, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो लार्जर होगी। यानी कि इसमें जो आपके पास में टोटल 5 बॉन्ड बनते हैं उसमें से 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है जो कि छोटे होते हैं, और जो 2 बॉन्ड बनते हैं वो लंबे होते हैं। अब ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात आ गई, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में Cl(F3) पूछा, टोटल पेयर 5 में से 2 लोन पेयर हो गए। अब 2 लोन पेयर हैं, आप उन दोनों लोन पेयर को रखोगे कहाँ, लोन पेयर को हम उस पोजीशन पे रखते हैं जहां पे इसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले, दैट इज कॉल्ड बेंट रूल। मतलब बेंट रूल को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर वो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके। तो आप लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख पाओगे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल आपको कहां पे मिल रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर आपका लोन पेयर आएगा, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे ये फास्फोरस दिया है और एक लोन पेयर आ गया है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, PF4 ले लेते हैं हम, माना हमें जो कंपाउंड दिया है वो PF4 दिया है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके पास में ये जो आएगा लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। अब क्या करना है, अब आपके पास में 2 लोन पेयर आए तो दूसरा लोन पेयर भी आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, आप एक्सियल पोजीशन पे नहीं लाएंगे। दिस इज द बेंट रूल, बहुत सिंपल है, देख के पता चल रहा है कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे आ गया, टी शेप आ गई है। यानी कि कंपाउंड की जो ज्योमेट्री थी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी, पर कंपाउंड की जो शेप है वो टी शेप हो गई है। तो अब आपके पास में यहाँ पे आता है टी शेप, Cl(F3) का आपके पास में आ गया टी शेप। SF4 सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर है, तो टोटल फिर वही बात आ गई कि टोटल पेयर 5 हैं, 5 में से एक लोन पेयर है, तो इसे हम बोलते हैं सीसॉ। जो आपने झूला देखा होगा कि जब हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो बच्चे खेलते हैं तो वो इस तरीके से होता है ना, यूं नीचे ये आपके पास में यहाँ पे इस तरीके से, तो इसे आप सीसॉ, जो आपकी पार्क में राइड होती है सीसॉ होती है, तो दैट इज SF4। अब मैच कर लो, फर्स्ट का आपके पास में आएगा 4th, अच्छा यहाँ पे A का 4th, चलिए इसके बाद में B का बेंट यानी कि 3rd, C का आपका 1st, तो आंसर आपके पास में D आएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड
अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही साथ रख दिए थे, दोनों ही 2024 के एग्स में है। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2s में देखो, अब मेरे पास में 2 एटम पार्टिसिपेट करेंगे तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। तो यहाँ की 2s होगी और यहाँ की भी 2s होगी, यहाँ की 2p होगी। अब 2p में आपके पास में px, py और pz यहाँ की भी होगी और px, py, pz यहाँ की भी होगी। तो टोटल कितनी होगी? 4 यहाँ की, 4 यहाँ की। तो टोटल मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास में 8 आ जाएंगी, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएंगी। ठीक है, अब 8 में से 4 आपकी बॉन्डिंग होंगी, 4 आपकी नॉन बॉन्डिंग होंगी, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इन्होंने हमसे पूछ लिया, तो एंटी बॉन्डिंग आपके पास में 4 होंगी। 2s वाली सिग्मा बनाएगी, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। px, py और pz में pz आपकी इंटर z एक्सिस को हम अधिकतर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है? z एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो pz है वो आपकी सिग्मा बनाएगी और px और py आपकी पाई बनाएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता था। इसके बाद में अगला आता है हमें, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। स्ट्रक्चर आना चाहिए और अब आपको डाइपोल मोमेंट की पोजीशन भी पता होनी चाहिए, यानी कि उसका वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग में बैक में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसका जो हेड होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होगा और यहाँ पे इसका लोन पेयर होगा। तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपकी इस तरफ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब 0 के इक्वल तो दोनों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि आपका कंपाउंड ही ऑलरेडी पिरामिडल इन शेप है। टोटल 4 पेयर हैं, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, यानी कि टेट्राहेड्रल से शुरू करोगे, एक जगह लोन पेयर रख दोगे तो ये आपका पिरामिडल बन जाएगा। अब NF3 में फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आपका जो हेड है फ्लोरीन की तरफ आएगा, जो कि 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन डिवाइड हो गई है, रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो डिवाइड होगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू इसकी आएगी वो आपकी NH3 के कंपैरेटिवली कम आएगी, यानी कि इसका रिजल्टेंट और इसके रिजल्टेंट को अगर हम कम करें, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसे μ1 ले रही हूँ और इसको μ2 ले रही हूँ, तो आपके पास में μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और इन्होंने कहा कि द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया, ये नहीं होगा। सेकेंड, इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 बॉन्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इन NF3 the orbital dipole due to lone pair and the dipole moment of NF bond are on the same direction। ये देखो सेम डायरेक्शन में अमोनिया में जा रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, जबकि NF3 में ये फैल रहा है। ये देखो, समझ रहे हो, ये इस तरीके से ये फैलेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जबकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों ही गलत है। NH3 में ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 बॉन्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं है, सारा एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि लोन पेयर का भी इसी तरफ है, ये जो लोन पेयर का होगा और जो बॉन्ड्स का होगा वो सारा एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये आपके दोनों ही गलत हैं। तो आपके पास में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से होता है हमारे पास में, LCAO हम बोलते हैं इसको, psi1 प्लस psi2 और psi1 माइनस psi2, यानी कि अगर आपका वेव फंक्शन, दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनका जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव वे में ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल आएगी, जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो हायर मैग्नीट्यूड के साथ आएगी, तो इसे आप psi1 psi2 कहते हैं। और इसका अपोजिट कर दो कि जो दूसरे वाला है, यानी कि यहाँ पे अगर हम psi1 माइनस psi2 की बात करेंगे तो ये जो वेव है वो डिस्ट्रक्टिव वे में होंगी। एक वेव ऐसे हो गई और दूसरी वेव को अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बहुत ही कम आएगा, तो इस केस में आपके पास में मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। पर कौन सी वेव ओवरलैप करती हैं? जिनकी सेम एनर्जी हो,
बिल्कुल सही बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन में सेम एनर्जी वाला होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में आता है हैव द मिनिमम ओवरलैप। मिनिमम ओवरलैप होगा तो फिर नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग तो बात ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कर रहे हैं। हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूल, यस ओवरलैपिंग तभी होगी जब उनकी सिमेट्री सेम होगी, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए। हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो या तो एक सी सही होगा या डी ठीक होगा, तो डी तो रॉन्ग ही है, तो हमारे पास में आंसर आएगा ए एंड सी ओनली। ठीक है, तो आपकी सेम एनर्जी होनी चाहिए और सेम ही मॉलिक्यूलर सिमेट्री होनी चाहिए सो दैट दे कैन ओवरलैप ईच अदर। द नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म द फ्लोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp3 हाइब्रिड। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास में टोटल पेयर यानी कि टोटल पेयर से मतलब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों के दोनों 4 हैं और इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जिसमें भी टोटल पेयर आपके 4 आ रहे हैं वो वाला कंपाउंड आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अमोनिया, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 5 में से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक पेयर खाली रह गया, तो यहां पे आपके पास में टोटल पेयर आ गए 4। SO2 सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब SO2 में डबल बॉन्ड आता है, यानी कि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड भी आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये। अब पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपके टोटल पेयर कितने आ गए 1 2 3। यहाँ पे जो टोटल पेयर आएंगे वो आपके पास में 3 आएंगे, और 3 होंगे तो कंपाउंड आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 नहीं होगा, यानी कि ये नहीं है। सिलिकॉन SiO2 आपका कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, CO2 आपका लीनियर कंपाउंड है, तो Si2 भी तो आपका लीनियर कंपाउंड होगा। 14 ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, यानी कि ये भी नहीं है। BeCl2 बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी आपका sp होगा। CO2 और SiO2 सेम है, ये भी आपका sp होगा। H2O ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, यानी कि 2 पेयर हो गए, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो टोटल पेयर आपके पास में 4 हो गए, और टोटल पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp3 हो गया। मीथेन में तो हमें दिख ही रहा है, कार्बन 14 ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 पेयर हो गए sp3। बोरॉन 13 ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp2 आएगा। अब उन्होंने हमसे sp3 के लिए पूछा है, तो आपके पास में 1 2 3 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, फटाफट करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक। अब आयोनिक कैरेक्टर आपके पास में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो आपका कंपाउंड आयोनिक होता है। अब आयोनिक कैरेक्टर भी आपका डिपेंड करता है कि आयोनिक कैरेक्टर कितना है। फेजान्स रूल में उसमें आपका आता है कोवेलेंसी इन द आयनिक कैरेक्टर, तो फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटायन आपका जितना छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी उसमें, तो आपका यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी या फेजान्स रूल को भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब पोटेशियम और क्लोरीन और BaCl2 और COCl2 इन लीस्ट आयन, अच्छा इसमें तो लीस्ट आयनिक बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक। पोटेशियम और क्लोराइड तो कंप्लीट आपका आयोनिक कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत हाई डिफरेंस है। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है, तो सेकेंड ग्रुप की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और क्लोरीन आपका देखो इस तरीके से याद करो, यहाँ पे ये आपके पास में आ गया S ग्रुप, बीच में आपके पास में होता है D और यहाँ पे होता है P वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, S वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और बीच में जो D वाले आ गए, अब यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। D में क्योंकि आपके D में 10 भी आ गए हैं, तो अब सिल्वर का साइज और बीच में जो आपके पास में बेरिलियम वगैरह है या कोबाल्ट वगैरह, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। बट सिल्वर में आपके पास में D में 10 कंप्लीट होते हैं, और D में 10 कंप्लीट होने के कारण इसका जो आयनिक कैरेक्टर है, जो इसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो दैट्स वाई AgCl के अंदर आपका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा, D10 होते हैं सिल्वर में।
तो जिसमें D10 होंगे उसका जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब बहुत तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। आप तो इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन आया आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में था डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। आपको जो क्वेश्चन बुक में दे रखे होंगे वो म्यू इज इक्वल टू k इंटू डी करके सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप म्यू डी में ले रहे हो, यहाँ पे आप 4.8 ले रहे हो, और यहाँ पे आप पार्शियल चार्ज ले रहे हो, दैट इज द पार्शियल चार्ज, और यहाँ पे आप डिस्टेंस ले रहे हो जो कि एंगस्ट्रॉन में है। तो आप इसे यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस आप एंगस्ट्रॉन में ही लेंगे और आपके पास में आंसर निकल आएगा। अब आपके पास में डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.2 d दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ और कुछ नहीं है ये, अदरवाइज तो आप पूरा उसको 10 टू द पावर -18 करके पूरा सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 4.8 पार्शियल चार्ज, इफ द बॉन्ड डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन देन द फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है। पार्शियल चार्ज या फ्रैक्शनल चार्ज बात एक ही है, तो ये आपका फ्रैक्शनल चार्ज भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में आएगा फ्रैक्शनल चार्ज इनटू डिस्टेंस कितनी दी है, 1 एंगस्ट्रॉन। यहाँ एंगस्ट्रॉन में ही रखते हुए सॉल्व करना है। तो आपके पास में फ्रैक्शनल चार्ज आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 4.8। तो ये आपके पास में आ जाएगा 12 4 जा 48, और इसको आप करोगे 0.25 आ जाएगा। पर यहाँ पे आपको 10 टू द पावर माइनस, ये ESU में ही निकला है, तो 10 टू द पावर -1 में लेना है। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1 ESU आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में 2.5, ये फॉर्मूला कर लो। ये आपकी फॉरेन ऑथर की बुक स्मिथ या डेविड में है, तो वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसके बाद में आता है अरेंज द बॉन्ड ऑर्डर इन इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर में निकालना है, फिजांस रूल को याद करो। फिजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट, फिजांस रूल अभी हम एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस साइज कैटायन का जितना छोटा, एनायन जितना बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा देखना है। लिथियम फ्लोराइड आपको दिया है। अब तीनों में लिथियम, नाइट्रोजन तो हमारे पास में है ही नहीं, नाइट्रोजन तो आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें तो होगा ही नहीं। तीनों में LiF दिया है, यानी कि LiF का जो आपके पास में आयनिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में K2O पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, ये फर्स्ट और 17 ग्रुप का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और फ्लोरीन आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। K2O में पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है और ऑक्सीजन आपका 16 ग्रुप का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पर लिथियम फ्लोराइड के जितना नहीं होगा। इसके बाद में अब आपके पास में आता है ClF3 और SO2, और इन्होंने हमसे पूछा है इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। फ्लोरीन आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वैसे भी इसकी जो शेप है, चलो पर शेप से नहीं है, इन्होंने तो आयनिक कैरेक्टर की बात करी है, तो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फिर आपके पास में आएगा SO2, यानी कि आपके पास में आंसर आएगा, ये आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, गिवन आर द टू स्टेटमेंट अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोअर एनर्जी डेंसिटी अबव एंड बिलो। बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होती है। अगर आप पाई बॉन्डिंग लोगे तो ये वाला जो पाई है, ये पाई बॉन्डिंग है, और यहाँ पे ये इसका नोड प्लेन है, ये इसका नोड है। और नोड अगर आपका है तो अबव और बिलो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। इसके बाद में पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अगर आप पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करोगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई की इस तरीके से होती है, और आपके पास में दो नोड होती हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई। चूज द, तो बोथ स्टेटमेंट आर द फॉल्स वन, दोनों ही गलत है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। The pi anti-bonding molecular orbital has a node between the nuclei. In the light of the above statement, choose the most appropriate. मेरे हिसाब से तो देखो दो नोड होंगी यहाँ पे, तो इन्होंने एक नोड बोली है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर द फॉल्स स्टेटमेंट।
इसके बाद में आता है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में, एक ही तरीके के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप H2O की बात करते हो तो H2O में एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाली जो आपके पास में बॉन्डिंग होगी ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटर है, ठीक है, ये आपके पास में इंटर है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपके पास में ये N पॉजिटिव O नेगेटिव और ये आपके पास में OH, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, तो दैट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क है। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो दैट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है विच व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब आपके पास में दो चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी आपके पास में होती है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड सबसे नीचे वाली जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। 8 टूजा आपके पास में 7 टूजा 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास में 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 में चले जाते हैं, तो इसे मैं यहाँ छोड़ दूंगी, तो बाकी बचे 6। तो आप क्या करोगे, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py 2 और यहाँ पे आपके पास में आ गया सिग्मा 2pz2। तो ये वाली जो आपके पास में ऑर्बिटल है दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब 2 में से, पर वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है वहां पे, यानी कि आपके पास में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास में 0 आ जाएंगे। अब N2 2 पॉजिटिव दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में आपके पास में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रह जाएगी। यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 में से अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तो ये 0 रह जाएगा। बट ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में ये +1 होगा। तो ये आपके पास में अगर ये +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे, तो मैं इसको सही कर देती हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अगर मैं N2 पॉजिटिव ले रही हूँ, तो N2 पॉजिटिव में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो 2pz1 होगी, और 2pz1 होगी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि एक ऑप्शन 0 फिर 1। अगर मैं O2 की बात करती हूँ तो O2 में आपके पास में 8 2 16 होता है, 8 तो यहीं पे हो गए बच्चे 8। अब पर O2 में आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, ये होता है सिग्मा 2pz, क्योंकि sp मिक्सिंग का फैक्टर है। नाइट्रोजन तक आपके सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है, पर ऑक्सीजन में आते हुए आपकी sp मिक्सिंग खत्म हो जाती है, तो सिग्मा 2pz की कम हो जाती है। तो ये आपके पास में आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py और यहाँ एंटी बॉन्डिंग, और ये आपके पास में आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब 8 हो चुके हैं, तो 2 4 6 8 इस तरीके से सिंगल ऑक्यूपाइड होगी, दोनों की एनर्जी सेम है। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों इसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि आपके पास में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, और इसमें भी गड़बड़ है, तो यहाँ पे भी आपका +1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो 1 रह जाएगा, तो आपके पास में ऑप्शन आएगा A। ठीक है, तो ये आपके पास में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय द स्मॉल एरो विद द टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। बिल्कुल गलत है, हेड टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर, इसे आप हेड बोलते हैं, ये आपका हेड होता है, और ये आपका टेल है, तो टेल टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर होती है, तो ये आपके पास में गलत है।
द क्रॉस एरो ऑफ द डाइपोल मूवमेंट सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द चार्जेस इन द मॉलिक्यूल। यस, ये चीज सही है कि वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब आप सोचोगे लैंग्वेज कहाँ से आई है, बिल्कुल एनसीईआरटी में से आई है, एनसीईआरटी का ही पेज है। अगर आप एनसीईआरटी की केमिकल बॉन्डिंग करोगे, लाइन से लाइन निकाल रखी है, तो लाइन से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन मैंने NF3 वाला बता दिया, वो एनसीईआरटी से है, ये एनसीईआरटी से है। यानी कि मेंस के क्वेश्चन के लिए अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, आपका मेंस का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले ही डर जाते हो। इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आप लोग पहले ही डर जाते हो। और जब आप पहले ही डर जाते हो कि नहीं पता नहीं कितना पढ़ना है, तो मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, बाकी और चीज़ों की मैं बात नहीं करती हूँ, मुझे केमिस्ट्री का पता है। तो केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से कर लोगे, आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट वही है, लर्न करना पड़ता है तो दिक्कत होती है। बाकी ये आपके केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, इसमें मैंने अधिकतर सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होंगे मैं करा दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं केवल 2 ईयर्स के क्वेश्चन ले रही हूँ। अब मैं एडवांस के क्वेश्चन लेने वाली हूँ, एडवांस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेने वाली हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरे पास में आएगी, कुछ एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, प्लस उसके साथ में 2023 के जो अगला चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स ले लेंगे या स्टेट्स ऑफ मैटर ले लेंगे, उसके क्वेश्चन कराएंगे। बट टिल देन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ तो आ रही है, आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि ये होना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैम क्रैश कोर्स शुरू करा दीजिए, वो मैं कराऊंगी, बट हाँ सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे। ऐसा ना हो कि पूरा खिचड़ी बन जाए कि ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। बट हाँ कोशिश ये करूँगी कि आप ये कहोगे कि हाँ जो मैम ने कराया था उसमें से ये क्वेश्चंस आ गए हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टिल देन अपना ध्यान रखें।